जय हिंद। मैंने कक्षा 10 के साइंस को पूरी तरीके से तुम्हारे सामने सब समकक्ष रखा। सब कुछ पूरे तरीके से दमदार तरीके से समझाया। हर एक हेडिंग को पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आया, दिलचस्प लगा। वाकई में इससे तो प्रेम हुआ साइंस में, और साइंस को पढ़ने में जो प्रेम मिलती है ना, कहीं मिलती नहीं है ना। अब तुम्हारे सामने एक ही शॉट में सब कुछ समझाने के लिए महा मैराथन क्लास आज आपके सामने पूरी तरीके से प्रयोग किया जाएगा। पूरी तरीके से तुम्हें इसका निचोड़ मिल जाएगा। जो एक दिन में तैयार करना चाहता है, अभी तक अगर एक महीने में नहीं कुछ पढ़े हो तो एक दिन में तुम अपनी तैयारी पूरी कर सकते हो। बस मेरे इस पूरे वीडियो को पूरी तरीके से देखना। बस 4 घंटा हो, 5 घंटा हो, 5 घंटा ही जो अभी तक कई घंटों को मिलाकर तुम नहीं पढ़ पाए हो, 4 घंटे में तुम राजा बन सकते हो। फेल होने से बच सकते हो। फेल तो नहीं होगे अगर मेरे प्लेटफॉर्म पे आए हो तो, वादा रहा मेरा। सबसे पहले केमिस्ट्री के पहला अध्याय है रासायनिक समीकरण तथा अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया ये क्या होता है, पहले तो इसको हम समझे। पहले रासायनिक समीकरण अभिक्रिया क्या होती है, पहले तो इससे पहले जानने से पहले दो चीज परिचय जानना पड़ता है। परिचय में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है सभी लोग जानते हो। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो एक बार परिवर्तन होने के बाद दोबारा फिर उसी रूप में आ जाए, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का पानी बनना, पानी का बर्फ बनना, ये प्रक्रिया चलती रहेगी ना, है ना। पानी रखे हो, पानी को रख दो फ्रिज में, बर्फ बन गई, फिर उसी को बाहर निकालो, फिर पानी बन गई। तो इस प्रक्रिया को जो दोबारा फिर उसी रूप में आ जाए उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जो एक बार बनने के बाद दोबारा कतई न बने। हाँ, जैसे जैसे मान लो कोई चीज कि दही बनी है तो दूध तो दोबारा बना नहीं सकते, खीर बन गई है तो उसमें से दूध तो निकाल नहीं सकते, है ना। या सारी चीज बहुत सारे ऐसे हैं जो खाना खराब हो गया है, देखो गर्मियों में खाना खराब हो जाता है तो दोबारा तो फिर सही हो नहीं सकता, है ना, चाहे जो कर लो। तो इसी तरह यही प्रक्रिया जो दोबारा नहीं बन सकती उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, है ना। इट इज कॉल्ड चेंजिंग केमिकल प्रोसेस, है ना। ये तो समझ गए हो। फिर इसके बाद आइए हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब किसी जब किसी अपक्रिया को किसी भी अपक्रिया को उनके नामों द्वारा व्यक्त किया जाता है। जब कोई भी अपक्रिया व्यक्त की जाती है तो उससे प्राप्त जो उत्पाद उत्पाद तथा अभिकारक मिलकर जो बनते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ध्यान समझना, जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों हो। जैसे कह दिया जाए मैग्नीशियम मैग्नीशियम या कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये जो है देखो, जैसे देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। रासायनिक अच्छा, कई बार मान लो अगर हमसे थोड़ी पहले अगर अभिक्रिया की जगह पर उत्पाद निकल गई हो तो उसको रिवर्स कर लेना कि जब कोई अभिकारक और उत्पाद मिलकर सॉरी, जब कोई दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण में संकेत और सूत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है ना। तो जैसे इसे लिख दें, कार्बन जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये जो दोनों हमारी होती है, ये जो दोनों है इसे हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। और ये जो मिला है हमें ये क्या कहलाएगा, उत्पाद, है ना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। अब इसके बाद रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण देखो, रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब अभिकारक तथा उत्पाद को
जब अभिकारक तथा उत्पाद को उनके सूत्रों तथा संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे जैसे कार्बन को C से व्यक्त किया जाता है ना, और ऑक्सीजन को O2, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? CO2, है ना। समझ गए ना इस बात को? जैसे जल और पानी को मिला लिया जाए तो जल का होगा मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हो गया, जल और पानी ना मिलाओ भैया, है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को के संयोग से जल प्राप्त होता है, तो वो हाइड्रोजन का सूत्र होगा H प्लस O2 इक्वल H2O, है ना। ये तो अलग की बात है, अभी हम संतुलित रासायनिक समीकरण में चलेंगे तो इसको संतुलित करना बताएंगे, है ना। सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत ही करेंगे, समझ गए इस बात को, है ना। बस इन दोनों में बस तुम्हें यही देखना है। पहले फिर से एक बार समझ लो, रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब किसी अभिकारक जब किसी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उससे प्राप्त यौगिक को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। और इन्हीं रासायनिक अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक पदार्थ तथा उत्पाद को उनके सूत्र तथा संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उनसे प्राप्त यौगिक को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये जो रासायनिक समीकरण होता है ना, ये सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, और जबकि रासायनिक अभिक्रिया केवल बोल दिया जाता है कि भैया पानी में चीनी मिला दो शरबत बन गई, है ना। तो अब वही चीज रासायनिक समीकरण वो होगा कि दोनों एक है, लेकिन बस ये लिखने का ढंग है, ये बोलने का ढंग है ना। बस रासायनिक अभिक्रिया बोलने का ढंग है और रासायनिक समीकरण लिखने का ढंग है, बस यही तुम्हें समझना है भैया, और कुछ नहीं। इतनी बात समझ गए? इसमें और कुछ भी तुम्हें नहीं देखना है। फिर आइए हम देखते हैं इसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद मैंने बताया ना, सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे, है ना। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? डिफिनीशन जैसे बोल रहा हूं तुम ऐसे ही लिख लेना, वैसे डिफिनीशन लिखने को आता नहीं है जल्दी, लेकिन मान लो आ भी गया तो तुम लिख लेना। कैसे लिखोगे? देखो ध्यान से सुनना, ये क्या है? अभिकारक, ये क्या है? उत्पाद। जब जब किसी अभिकारक, अब दो या दो से अधिक हो, कुछ भी हो, अब अभिकारक कहा जा रहा है। जब किसी अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इतनी बात समझ गए, है ना। अब कम से कम 10 अभी कराता हूं, है ना। इसको 10 कराऊं तो ये ज्यादा समझ में आएगी। सबसे पहले देखो, यहां पर कार्बन 1 है ना, यहां पर भी कार्बन 1 है ना, ये बरोबर। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, बरोबर, है ना। ये तो चलो, ये तो संतुलित रासायनिक समीकरण है ना, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है ना। अब यहाँ पर देख लो, हाइड्रोजन तुम्हारा 1 है, यहाँ हाइड्रोजन हो गया 2, अब यहाँ ऑक्सीजन है 2, यहाँ ऑक्सीजन हो गया 1। तो अब बरोबर कैसे करोगे? तो भैया यहाँ तो 2 कर दोगे, अगर ये तो 2 हो गई, लेकिन इसको कैसे 2 करोगे? यहाँ तो यहाँ 2 लगाओगे, जब 2 लगाओगे 2 दूना 4, तो इसको 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, है ना। ये हो गई संतुलित रासायनिक समीकरण ना, है ना। इसी तरह हम और आगे करने चल रहे हैं। इसको अगर लिखना हो जल्दी लिख लो, तो हम संतुलित रासायनिक समीकरण कर दें। अब संतुलित रासायनिक समीकरण मैंने बता दिया ना डिफिनीशन। अब डिफिनीशन क्या होता है, ध्यान से समझना, फिर से एक बार सुन लो। संतुलित रासायनिक समीकरण, ये भैया पन्ना बंद को कलम, है ना। देखो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब किसी, ये अभिकारक है ना, तीर के इस साइड वाला अभिकारक, उस साइड वाला उत्पाद। जब किसी अभिकारक, अब 2 हो या 2 से अधिक, जब किसी अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना। समझ गए इस बात को? अब मान लो, अब इसमें देखो KClO3, यहाँ पर O2 है, KCl तो चलो ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है ना। तो क्या करोगे? इसे 3, अगर यहाँ पर 3 से कर दो तो 3 दूनी, तो यहाँ से ये 6 हो गई, यहाँ 2 से कर दो तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 2 यहाँ है, 2 इसे कर दो, है ना। हमारी बराबर हो गई ना, है ना। तो ये चाहे इस तरह तुम्हें आसान लगे इस तरह करो, या तुम्हें अगर इस तरह लगे कि यहाँ पर लिख लो, इस साइड K इक्वल क्या है? K इक्वल 1 और Cl इक्वल 1 और O3 इक्वल ऑक्सीजन इक्वल 3, है ना। और यहाँ पर K इक्वल 1 है और इसको मिटा दे रहे हैं अभी,
है ना, और Cl इक्वल 1 है और ऑक्सीजन इक्वल 2 है, ऑक्सीजन इक्वल 2 है। तो इसे बराबर करने के लिए वही प्रक्रिया फिर करोगे कि यहाँ पर अगर इंटू 2 कर दो और यहाँ इंटू 3 कर दो, 3 दूनी 6, ये तो बराबर हो जाएगा। अगर इसमें यहाँ ऑक्सीजन वाले में यहाँ 3 कर दें और यहाँ ऑक्सीजन नहीं, तो सभी बैठा, इनका तनिक होमवर्क दा जा कठोर बैठा माओती बैठा, कम से कम 10 सवाल इनका दे जा और लगावत रहा है ना। हाँ ठीक है ना। अब देखा है भैया, तो ये कर ले। अगर यहाँ पर हम 2 लगाते हैं तो ये KCl भी 2 हो जाएगा ना, ये भी तो 2 हो गई, K भी 2 हो गई और ये भी 2 हो गई। अब यहाँ पर 3 लगाओ, ये तो जब 2 हो गई, इक्वल 2 हो गई, इक्वल 2 हो गई और इक्वल ये 6 हो गई। तो ये तो इक्वल 6 है, इसको चलो यहाँ कुछ करना ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 करने के लिए तो यहाँ पर भी तो हमें 2 से मल्टीपल करना होगा। तो यानी 2 से मल्टीपल इसमें कर दोगे तो दोनों हो जाएगी, है ना। कहने का मतलब इतना ताम झाम ना लगाओ, है ना, बस तुम एक ही नजर में देखो कि यहाँ हमें किसका क्या पूर्ति करनी है। जैसे अब इसमें ले आओ, देखते हैं कि क्या होगा कि यहाँ पर देखो कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 बरोबर, यहाँ ऑक्सीजन 1 बरोबर, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 3 1 4 बरोबर नहीं है, है ना। तो यहाँ पर अगर हम 2 कर दे, 2 दूनी, यहाँ 3 1, अब हो गई बरोबर, है ना। इतना करने से अच्छा इतना कर लोगे, ठीक रहेगा ना, है ना, समझ गए। फिर आइए देखते हैं इसमें, ये तो हो गई, है ना। अब देखो यहाँ पर कार्बन 1 और यहाँ पर कार्बन 6, है ना। सबसे पहले तुम्हें कुछ नहीं करना, पहला वाले से बराबर करने चलता है। तो जबान गड़बड़ा ही रही है। सबसे पहले कुछ नहीं करना तुम्हें कि पहले वाले से ही, पहले वाले को ही बराबर करते चलना है ना। तो क्या करोगे, क्या लिखा था, हम कहे लिखेगा, है ना। देखो यहाँ कार्बन 1, यहाँ कार्बन 6, तो अगर इसको करने के लिए यहाँ 6 से मल्टीपल करो, है ना, 6 मल्टीपल करोगे तो ये बराबर हो गई। तो अगर ये बराबर हो गई, ऑक्सीजन कितना होगा, 6 दूनी 12 और एक यहाँ है 13 हो गया। लेकिन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, 6 2 8 है ना, और यहाँ हो रहा है 13। अभी बहुत होगा हेरा फेरा, है ना, अभी बहुत जाएगा बदला, है ना, तभी आएगी संतुष्टि, है ना। तो यहाँ पर किसको क्या करा जाए, ये देखो हाइड्रोजनवा यहाँ 12 है, यहाँ इसको भी अगर 6 कर दे तो 6 दूनी 12 और 12 6 6 दूनी 12 6 18 हो गई। और यहाँ पर कार्बनवा तो हमारा 6 है, कार्बनवा बराबर हाइड्रोजन बराबर। अगर यहाँ पर 9 कर दे तो ना 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 ना, ना 6 कर देना, 6 दूनी 12 6 18 बराबर, है ना, सब हो गई ना, है ना। अब यहाँ पर इस तरह वाला कर ले एक बार, यहाँ कार्बन बराबर 6, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बराबर, पहले ऑक्सीजन लिखो, ऑक्सीजन बराबर कितना, 6 दूनी 2 गुणे 6 बराबर 12 और 12 और प्लस 6, 12 6 18 ये हुआ। और यहाँ पर हाइड्रोजन इक्वल 2 इंटू 6 इक्वल 12, ये यहाँ पर ये है। और यहाँ पर कार्बन बराबर 6, तो ये दोनों बराबर हो गए, है ना, ये बराबर हो गए। और ऑक्सीजन बराबर 6 प्लस 6 गुणे 2, 6 दूनी 12 6 18 और ये भी 18, ये भी बराबर हो गए, है ना। और 6 दूनी 12 ये है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 12, तो हाइड्रोजन भी 12, हाइड्रोजन बराबर भी 12, ये हमारा कंप्लीट है। समझ गए, इस तरह कर लेना, समझ गए ना। संतुलित कोई भी कठिन नहीं है, संतुलित रासायनिक समीकरण बहुत सरल है ना। बस इसी तरह तुम करते चले जाना, समझ गए ना इस बात को। फिर इसके बाद आइए देखते हैं, जब CH4
CH4 है, कार्बन यहाँ एक है, कार्बन यहाँ एक है, बरोबर। हाइड्रोजन यहाँ 4, हाइड्रोजन यहाँ 2, यही नहीं बरोबर, यहाँ लगाओ 2, 2 लगाओ, 2 2 दूनी 4, 4 4, ये हो गई 2, ये हो गई 2, अभी और लगाओ, ये यहाँ 2 2, यहाँ 2 2 2 4, यहाँ है 2, इसको लगाओ 2 2 दूनी 4, बरोबर है ना। इसका इंक हमने बदला नहीं, बदला ना, पूरा नहीं होगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, इंक बदलो, जिसको नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना, समझ गए ना, है ना। फिर आइए देखते हैं Cu, Cu यहाँ एक, Cu यहाँ एक, Cu यहाँ एक, है ना। फिर इसके बाद सल्फर यहाँ एक, सल्फर यहाँ एक, है ना। फिर यहाँ ऑक्सीजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 4, लेकिन सोडियम यहाँ भैया एक, यहाँ हो गई 2, है, यहाँ हो गई 2। अब देखो, अब होगा हेरा फेरा, तभी तो तेरा मेरा, है। अब यहाँ पहले तो जो यही है, तो इन्हीं को पहले बराबर करते हैं, आगे देखते हैं, है ना। तो ये हो गई 2, है ना। ये इनको काहे करें, ये तो 2 है ही यार, हाँ यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओगे 2, यहाँ सोडियम तो हो गई 2, तो हाइड्रोक्साइड हो गई, ये भी 2, ये भी 2, बरोबर, है ना। कुछ करना है, बहुत डरपोक था यार, जल्दी से लिख लो इसे, जल्दी से लिखो इसे, है ना, जल्दी से। एक काम करना तुम लोग, जैसे मैं तो यहाँ संतुलित कर दिया हूँ, लेकिन तुम ऐसे इसी में मत करना, पहले एक इसको लिखना, इसके नीचे दूसरे वाले में इसे संतुलित करना, है ना, दूसरे वाले में संतुलित करना, ठीक है ना, दूसरे वाले में। और जैसे मैंने एक लिखा है, इसके नीचे जैसे संतुलित किया हो, इसी के नीचे फिर इसे संतुलित करके लिख लेना, है ना। ये असंतुलित था, जो लिखने के बाद संतुलित कर लेना, समझ गए ना, है ना। पहले इसे लिखना, फिर इसके बाद इसके नीचे, फिर उसे संतुलित करके लिख लेना, है ना, समझ गए। जल्दी करो इसे, जल्दी करो, आगे बताएं। अब आइए और देख लेते हैं। तो ये अगला है, जिसे Mg+O2 एरो MgO। अब यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें देखना है, मैंने बताया ना, सबसे पहले देखना है Mg यहाँ एक, यहाँ Mg एक, बरोबर। यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, बरोबर। नहीं है, यस सर, कहाँ नहीं है, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 के लिए अब एक, अच्छा एक बात मैंने नहीं बताया, पहले ध्यान दे लो। अगर यहाँ O2 है, तुम अपने मन से यहाँ आकर 2 नहीं लगा सकते, यहाँ आकर 2 नहीं लगा सकते, ये दोनों काम तुम नहीं कर सकते। तुम सिर्फ कर सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ यही आगे ही लगा सकते हो, और कहीं नहीं लगा सकते। अगर लगा दिए तो बेईमानी है, गलत है, सरासर अन्याय है, गलत हो जाएगा, नंबर कुछ नहीं आएगा, है ना, ये बात समझ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें ये 2 है, तो यहाँ 2 लगाओगे, तो ये ऑक्सीजन हुआ तो 2 हो ही गई, तो मैग्नीशियम 2 है, तो यहाँ पर Mg भी 2 कर दो, समझ गए, है ना। चलिए ये देखो, यहाँ Ca1 बरोबर, ऑक्सीजन 1 1 2, और ये 2 आ गई, ऑक्सीजन 2 बरोबर, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन ये 2 बरोबर। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना, संतुलित है ना, ये संतुलित है। चलो यहाँ फेरिक 1, आयरन 1, यहाँ आयरन 3, मैंने बताया ना, सबसे पहले ही तुम पकड़ लो, तो यहाँ 3 कर लो, फिर ये 3 हो गई, तो ये 3 बरोबर, है ना। अब हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, ये नहीं बरोबर, यहाँ ऑक्सीजन 4, और यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ 4 लगा दो, 4 दूनी 8, यहाँ 4 लगा लो, ठीक है ना, समझ गए। तो इसके बाद फिर देख लो, अब यहाँ Zn यहाँ 1, यहाँ Zn 1 बरोबर, यहाँ S1 बरोबर, हाइड्रोजन यहाँ 2, हाइड्रोजन यहाँ 2 बरोबर, ऑक्सीजन यहाँ 4, ऑक्सीजन यहाँ 4 बरोबर, है ना। ये तो संतुलित निकला, है ना। ध्यान देना, इसी तरह कंफ्यूज कर देता है, ये संतुलित दे देगा, कहेगा संतुलित करो, है ना। तुम दोनों एक एक मिलाकर चलना, इसीलिए कह रहा हूं, पहले संतुलित पहले वाले से देखना, ये बरोबर है, ये बरोबर है, आगे बढ़ो, फिर ये बरोबर है, ये बरोबर, आगे बढ़ो, एक एक मिलाए लेना, है ना। चलो फिर इसके बाद आइए देखते हैं BA1 बरोबर, क्या, हाँ अच्छा डिस्टर देख रहे, ठीक है। BA1 बरोबर, Cl1 ये बरोबर नहीं है भैया, ये नहीं है, तो यहाँ क्या करो, यहाँ 2 लगाओ, ये 2 बरोबर, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 बरोबर, है ना, और SO4
ये तो 4 बरोबर। क्लियर है इतनी बात, समझ गए ना, है ना, पूरी तरह। जल्दी से लगा लो इसे, जल्दी लगाओ। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण से लाभ। रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या लाभ मिला। एक तो पहला तो लाभ ये मिल गया कि भैया हमें ये प्राप्त हो गई कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित क्या होता है, पहला लाभ ये मिल गया, है ना। और दूसरा लाभ ये मिल गया कि एक जो अभिक्रिया होगी, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया, ये हम जान गए, है ना, ये 2 लाभ हो गई। और तीसरा लाभ हमें ये मिला द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये तुम्हें शुरुआत में भी बताया नहीं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी इसमें मिल गया। कैसे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, जितना अभिकारक होगा, जितना अभिकारक होगा, जितना अभिकारक होगा उतना ही उत्पाद होगा, है ना। उतना मतलब जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होगा। अब ये थोड़ी ना है कि तुम 5 किलो चीनी मिलाओ और वहां 25 किलो चीनी का तुम्हें रस मिल जाएगा, है ना। तो जितना जितना मिलाओगे उतना तो, है ना, जितना दूध जमाओगे उतना दही पाओगे, है ना। जब तक दूध नहीं होगा खट्टा तब तक कुछ नहीं होगा, है ना। समझ गए ना इस बात को, है ना। तो ये बात समझ गए। इसी बराबर अभिकारक तथा उत्पाद के पदार्थ द्रव्यमान को इसी द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इतनी बात समझ गए, है ना। अब फिर इसके बाद आइए देखते हैं, ये हो गई ना लाभ। रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार बहुत महत्वपूर्ण है। अब सिंपल से तुम्हें ये समझना है, रासायनिक वो तो प्रकार के प्रकार में हम चलेंगे कि ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और जितने भी हैं इन सबको प्रकार के प्रकार में चलेंगे। लेकिन पहले जो मुख्य प्रकार है तुम इन्हें समझ जाओ। इन्हें कैसे समझोगे, पहले देखो। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, है ना। इसमें नंबर फर्स्ट पहला होता है योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। योगात्मक अथवा संयोजक या संकलन अभिक्रिया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा क्या होता है? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद द्वि विस्थापन। अब देखो, तो ये होते हैं 4। देखो मैंने बताया ना, केवल प्रकार देखो, प्रकार के प्रकार नहीं कि इसमें ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी होती है, इसमें ताप अपघटन और विद्युत अपघटन या प्रकाश अपघटन, ये अलग की बात है ना। पहले इसको हम समझ लेते हैं कि एक लाइन से ये होती क्या है ना। तो देखो जैसे योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक क्या है खुद ही सोचो। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, है ना। जैसे मान लो कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके H2 प्लस O2 मिलके H2O बनाए, है ना। समझ गए। अब फिर इसी तरह वियोजन अभिक्रिया होती है।
वियोजन अपक्रिया कैसे, जैसे मान लो यहाँ H2O टूट जाते हैं। वियोजन मतलब कहते नहीं, देखो गांव में शहर या समाज में कहते हैं ना, गांव में कहे वियोग में इतना बैठे हो तुम, तो कहेंगे हम टूट गए हैं भैया, हम बहुत टूट गए हैं, हम बिखर गए हैं, हमको हमारे पापा ने लपोड़ियाया है और हम टूट गए हैं, है ना। तो हम खाने को नहीं पाए हैं, हम वियोग में आ गए हैं, है ना। वियोग वियोग श्रृंगार रस में वियोग रस आती है ना, है ना। तो वियोग वही तो लिया गया है ना। वियोजन या अपघटन, अपघटन मतलब टूटना, है ना, टूटना होता है ना। इसको हम कहीं लगा भी नहीं सकते, है ना। तो जैसे ये ठीक है। जैसे जैसे मान लो, जैसे मान लो NaCl Na+Cl या H2O ये अलग अलग हो जाए। ये कैसे अलग होगा मैंने लेक्चर में बता दिया था, है ना। H2+O2 ये हो जाएगी, है ना। अब फिर इसी तरह आगे गए विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया बहुत ज्यादा समझ, ये मतलब देखो विस्थापन को मैं 2 रासायनिक समीकरण लिख रहा हूं, पहले इसको देख लेते हैं, पहले समझा दूं तो लिख के। जैसे देखो अब यहां पर देखो ये चीज है विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। विस्थापन कोई ऐसा समूह जो एक जगह से उड़कर दूसर के जगह चला गया, उसी को कहते हैं विस्थापन, है ना। जैसे एक जगह से उड़कर एक जेडियन, है ना, एक जेडियन अकेले है ना, जेडियन अकेले हैं, तो ये उड़ के यहाँ से SO4 यहाँ आ गए, देखो ये आ गए जेडियन के पास। पहले जिसके पास थे इनको कर दिए अकेल, है ना, इसको कर दिए अकेल, भैया तुम रहो अकेल, तुम हो दुष्ट। पहले ये थे दुष्ट, फिर अब ये बन गए दुष्ट, है ना। ये फितरती वाले हैं, इधर से इधर, इधर से उधर, है ना। जो मतलब जिसमें जो ऐसा नौटंकी वाला होता है, कभी बड़े भैया के साथ है, कभी छोटे भैया के साथ है, कभी छोटे भैया के साथ है, कभी बड़े भैया, ये उनका क्रम चलता रहता है कि अपना पेट पूजा करें, तो वो ही होते हैं विस्थापन अपक्रिया, है ना। कोई एक ध्यान से समझो, देखो यहाँ जेडियन के साथ, जेडियन पहले अकेले था, फिर इसके साथ SO4 आ गया, देखो उत्पाद में, है ना। अब यही प्रक्रिया जब होगी द्विविस्थापन में, द्विविस्थापन में क्या देखो AgNO3 है ना, Ag के साथ ये Cl, इसमें 2 लोग रहेंगे, दोनों में आदान प्रदान हो जाएगा। तो देखो Ag के साथ यहाँ Cl आ गई, यहाँ Cl आ गई ना, और Na3 में ये आ गई इनके साथ, है ना, Na के साथ NO3 आ गई, है ना। तो कहने का मतलब तुम्हें देखते ही पहचान लेना है कि ये हमारा किस कंपनी का है ना। ये जान लीजिए कि इतने में से यही पहचान के लिए 1 नंबर आएगी, यही इतना तुम्हें देख लेना है ना, कि पहचान लोगे कैसे कि ये योगात्मक अपक्रिया है ना। जब 2 या 2 से अधिक मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो रासायनिक, तो योगात्मक अपक्रिया कहलाती है ना। और जब किसी एक उत्पाद से टूटकर अलग अलग होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया। और विस्थापन या प्रतिस्थापन, जब कोई एक आकर दूसरे के पास चला जाए, है ना, तो उसे विस्थापन कहते हैं। और द्विविस्थापन का होता है जो हिया वाला हुआ जाए, हुआ वाला हिया है ना, इसे द्विविस्थापन कहते हैं, है ना। समझ गए इस बात को, है ना, इसमें कोई नहीं। अब फिर इतना समझ गए हो तब इसके प्रकार को हम जान लेते हैं। तो अब इसके प्रकार को, ये 2 प्रकार के होते हैं, ये ऊष्मा क्षेपी और ये ऊष्मा शोषी, है ना। अब वियोजन भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रकाश अपघटन, समझ गए, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया, है ना, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो अब विस्थापन या प्रतिस्थापन को, अच्छा इसमें 2 आते हैं, इसमें 2 आते हैं अवक्षेपण, या इसमें आते हैं अवक्षेपण, अवक्षेपण या उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अपक्रिया, है ना। तो ये ध्यान देना कि प्रकार में पहले तो तुम ये जान लोगे कि ये किस कंपनी का है ना। अगर उसमें उष्मा उत्सर्जित हो रही है तो जान जाते हो उष्मा शोषी हो रही है, ये मैंने लेक्चर में तुम्हें समझा ही दिया था, है ना। ज्यादातर इन पर फोकस करना तुम,
है ना। फिर इनके प्रकार को तुम आराम से कर लोगे, है ना। बस इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं। अब देखते हैं, अब इसको समझ जाओगे इस तरह से, बहुत आसानी तरीके से समझ जाओगे। कैसे? ये कह रहा है, देखो एकदम सरल भाषा में लिख दिया हूं। क्या? देखो ऑक्सीकरण क्या होता है? ये हाइड्रोजन, देखो अब बाहर निकलने का केवल एक अपना अपना पहचान बना लेना कि बाहर निकलना कैसे बाहर निकला जाता है। हम मान लो इस तीर की तरह बता दिया कि बाहर निकल रहा है ना। और ये ऑक्सीजन में प्लस कर रहे हैं तो ऑक्सीजन प्लस हो रहा है। किसी रासायनिक समीकरण में हाइड्रोजन का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना, या विद्युत ऋणात्मक का जुड़ना, या धनात्मक का बाहर निकलना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, है ना। उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पर 4Na प्लस O2 एरो 2NaO, यहाँ पर देखो यहां से निकल के आकर सोडियम में जुड़ गई, है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गई ना, है ना। या यहाँ पर नहीं समझे, इसमें बता रहे हैं। फिर या 2HI प्लस I2, है ना। H2 प्लस I2, ये आयन का भी हो रहा है ना। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ से इनसे ऑक्सीजन सॉरी आयोडीन से निकल रहा है ना हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन निकल के अलग अलग अपना अपना घर बना लिया, है ना। फिर यह जैसे या इसको कैसे करोगे? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक का जुड़ना हो, या हाइड्रोजन या धनात्मक का बाहर निकलना हो। अब ये कैसे होगा? देखो ऑक्सीजन का जुड़ना कैसे होता है? जैसे देखो Mg प्लस O2, है ना। MgO, देखो ऑक्सीजन जाकर जुड़ गई, है ना। तो ये क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण, है ना। और विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, जैसे देखो ऋणात्मक क्लोरीन ऋणात्मक होती है ना, ये Mg में चली गई, क्लोरीन जुड़ गई, है ना। विद्युत ऋणात्मक तत्व हो गया, जुड़ गई ना, ऑक्सीकरण हो गई। अब ये देखो हाइड्रोजन का निकलना, यहां से निकल के देखो ये सल्फर से निकल गई, ये चली गई इसके साथ पानी बना दी, है ना, निकल गई ना। अब यहाँ देखो धनात्मक, ये देखो धनात्मक यहाँ से निकल गई, है ना। के से निकल के यहाँ पर KOH बना दी, है ना। आयोडीन निकल गई ना, है ना। ऑक्सीजन निकल गई ना, है ना। देखो निकल गई, है ना। तो इसी तरह मतलब कुल मिलाकर समझ गए ना कि जिसमें क्या, चले भैया चलिए। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण समझ गए ना। अब अपचयन क्या होती है? अपचयन में बस जैसे उसमें हाइड्रोजन का निकलना होता है, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना होगा, है ना। जो वहां निकलना होता है वही यहाँ जुड़ना होता है। हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक का जुड़ना, या ऑक्सीजन या विद्युत धनात्मक का निकलना, है ना। ये कैसे होता है? जब हाइड्रोजन का निकलना कैसे? जैसे Br2 H2S, देखो H2 अब यहां से निकल जाएगा, किसके पास आ जाएगा? Br के पास, है ना, है ना। यही तो विस्थापन अपक्रिया बताया था ना। ध्यान दीजिए, अपचयन, अगर ऑक्सीकरण समझ गए हो तो अब अपचयन ध्यान देना। अपचयन क्या होता है? हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक का जुड़ना, या ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक का निकलना, है ना। इसे क्या कहते हैं? अपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का जुड़ना कैसे? देखो इसमें हाइड्रोजन आकर इसमें जुड़ रही है ना, देखो यहाँ हाइड्रोजन आकर जुड़ गई, है ना। अब विद्युत धनात्मक का जुड़ना, देखो इसमें विद्युत धनात्मक का जुड़ना हो गया, है ना। ऑक्सीजन का निकलना, इसमें देखो ऑक्सीजन यहाँ से निकल के यहाँ देखो इनसे निकल के इनके पास चली गई, है ना। ऑक्सीजन का निकलना होगा। इसी तरह विद्युत ऋणात्मक का निकलना हो गया, है ना। तो कुल मिलाकर तुम इसको पूरी तरह समझ गए हो, है ना। एक ही एग्जांपल अगर दिमाग में बैठा लिए तो सब कुछ समझ गए, ठीक है ना। फिर इसके बाद आइए हम देखते हैं दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण तथा अपक्रिया के प्रभाव। तो देखो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का प्रभाव क्या पड़ता है? देखो ऑक्सीजन जिसे परत चढ़ती है, ये जो सोने पे और ये लोहे पे एक परत चढ़ जाती है ना, यही तो है। ये इसे संक्षारण कहा जाता है ना। संक्षारण ही तो है जो एक परत चढ़ा देती है, मूर्छा लग जाता है, जंग लग जाता है। वही प्रक्रिया ही यही दैनिक जीवन में प्रभाव पड़ा है इसका, समझे। जिसे ज्यादा अब गर्मी आ जाए तो खाना खराब हो जाता है, तो ये सारी प्रक्रिया संचारण के प्रभाव ही तो है। हमारा खाना खराब हो जाना और जो लोहे में जंग लग जाना, ये जिसको संचारण खाना खराब होने को हम विकृत गंधिता कहते हैं। इसको मैंने वहां समझा दिया था, है ना। पूरी तरह समझ गए हो। यानी इस चैप्टर में जो भी समस्याएं हैं सब तुम्हें बता दिया। कोई भी एक भी प्रकार की दिक्कत नहीं है तुम्हारे सामने। अब अगर दिक्कत आती है तो तुम कहीं ना कहीं उसका निचोड़ ढूंढो, कहीं ना कहीं उसे समझाओ, उसे बताओ खुद को और संभालो। अब इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं होनी है। अब देखो जिससे कई बार आती है कि मान लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, मान लेते हैं इसमें कोई आ गई, इसको समझ गए हो ना, है ना। इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। तो ये आ गई,
इसको समझ लो एक बार थोड़ा जल्दी से, एक क्वेश्चन ये समझ लेते हैं, है ना। मान लो ये समीकरण दिया हुआ है, अब यहाँ पर दे दिया है यक्स, यहाँ पर यक्स दे दिया है, यहाँ पर यक्स दे दिया है, तो अब इसके यक्स के स्थान पर हम क्या करेंगे, यक्स के स्थान पर भाई देखो तुम्हें यहाँ BR2 है ना, यहाँ पर BR2 है, यहाँ पर BR2 है, तो BR2 अगर हमारा है, ये देखो देखो यहाँ पर Br है, यहाँ पर Br है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर सल्फर है, सल्फर नहीं है ना, तो तुम पहचानोगे क्या नहीं है, जो तुम्हारे पास नहीं होगा वही यहाँ लिख दो। मैंने अभी तक लेसन 1 को यानी महामैराथन के इस क्लास में लेसन 1 को पूरी तरह कंप्लीट कर दिया, केमिस्ट्री पार्ट के कक्षा 10 के केमिस्ट्री पार्ट को पूरे तरीके से समझाया। अब लेसन 2 यानी अम्ल, क्षार और लवण ये क्या होती है, पहले तो इसके बारे में हम जान ले। देखिए ये बात हुई ये प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में पहले क्या होता था कि किसी को ये ज्ञान तो प्राप्त थी नहीं कि कौन खट्टा होता है, कौन मीठा होता है, कौन कैसे होता है, कसैला होता है, बसैला, ये जो भी होता है, तो ये सब बस यही स्वाद के बारे में बस पता था इनको बस, और ज्यादा जानकारी नहीं थी। फिर ये तो आर्हीनियस एक नियम पढ़ाया गया, उसके अनुसार ये बताया गया कि 13वीं सदी के बाद इनको ये पता चला है कि ये कुछ कसैला होता है, खट्टा होता है, तीखा होता है, कड़वा होता है, इसके बारे में फिर धीरे धीरे जानकारी प्राप्त करते करते फिर उसके बाद कुछ समय बाद फिर ये पता हो चल गई कि अम्ल क्या होती है, क्षार क्या होती है, लवण क्या होती है, फिर इन सब को बताने वाला कहाँ से क्या बताया जाता है, ये सब धीरे धीरे जानकारी हुई थी। तो इसके बारे में सबसे पहले हम ये ध्यान दें कि ये अम्ल क्षार कहाँ से आए तो जान गए, तो इस चैप्टर में एक चीज हम जान ले कि हमें यही इतना महत्वपूर्ण है ना, इस चैप्टर में तुम्हें यही इतना पढ़ना है ना, हल्का ही पढ़ लिए तो तुम्हारा बेड़ा पार है। पहले तो पूरी तरह से इसको एक लाइन से मैं समझा दूं ये क्या होती है। पहले तो ये सूचक क्या होती है, सूचक को इंग्लिश में इंडिकेटर कहा जाता है। इंडिकेटर क्या होती है, ये हमारे शरीर में यानी हमको ये बताता है कि तुमने खट्टा खाया या तीखा खाया, ये जो तीखा खट्टा ये सब खाने की बात हुई ना, ये यही बताता है। सूचक इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि खट्टा है कि मीठा है, यही बताता है। तो जो संदेश देता है उसे को हम सूचक कहते हैं। इतनी बात समझ गए। और जो अम्ल क्या होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है उसी को ही हम अम्ल कहते हैं, है ना। फिर क्षार क्या होता है, जो स्वाद में कसैला होता है उसी को ही हम क्षार कहते हैं, है ना। और फिर उसके बाद आ गई क्षार हो गई, तो एल्किल क्या होता है, एल्किल समूह ये अलग से होगी जो इन सब का मिश्रण होता है। फिर उसके बाद उदासीनीकरण, जिनमें कोनो स्वादवय पता नहीं चलती है ना, इनके बारे में जिसमें कोई स्वादवय के बारे में पता नहीं चलती है उसको हम उदासीनीकरण कहते हैं। बस सिंपल से समझो, बस ज्यादा दिमाग की लगाना नहीं है कि इसमें क्या आता है, बता रहा हूँ सब क्या क्या आएगी, है ना। तो फिर इसके बारे में आ जाए अम्लीय व क्षारीय विलयनों की प्रबलताएं, पीएच मान। पीएच मान मैंने बताया था ना, पीएच मान में पहली पॉइंट ये ध्यान देना कि एक देखो क्या लिखा जाता है, 0 ले लो, सॉरी 7 ले लो, 7 ले लो। कहने का मतलब है अगर तुम्हारा 7 है, अगर पीएच मान 7 है तो ये क्या होगा, उदासीन। क्या होगा, उदासीन। और अगर 7 से कम है तो क्या होगा, अम्लीय। और 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। इस बात को ध्यान देते रहना, बार बार ये गलती ना हो, है ना। बस यही कॉपी पेस्ट कर लो अपने दिमाग में कि अगर 7 है, किसी का भी पीएच मान 7 हो गई है तो समझ लेना कि उसका उदासीनी होगा। और अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। इस बात को ध्यान दो। क्षार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेस, है ना। और अम्ल को एसिड, है ना। तो इस बात को अगर समझ गए, फिर से एक बार ध्यान से समझ लो कि क्या होगा, अगर 7 है तो उदासीन है, अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय है, 7 से कम है तो अम्लीय है ना। इस बात को ध्यान देना, समझ गए ना। फिर अब इसके बाद ये तो समझ गए पीएच मान। अब हम समझते हैं इनसे साधारण लवणों से प्राप्त ये जो सूत्र होते हैं सब इन्हीं लवण से प्राप्त होते हैं। लवण क्या होती है, जब भैया मतलब जब कोई क्षारीय अम्लीय से मिलकर कुछ बनाए, जब अम्लीय क्षारीय से मिलकर कुछ बनाए, जब मतलब ये दोनों मिलकर कुछ बनाते हैं ना, उससे प्राप्त यौगिक को हम लवण कहते हैं, है ना। कभी इसमें तीनों आती है, क्षारीय भी आती है, अम्लीय भी आती है, उदासीनी भी आती है
है ना, इसमें तीनों आती हैं। तो जब वही बात बताया कि इसमें दो मिलकर, अभी बता रहा हूं सब कैसे क्या होगी, कि मान लीजिए दो मिले, क्षारीय अम्ल मिले, तो अगर साथ ही उनका बेसिक मान 7 ही हो गया तो उदासीनी मिल गई, अगर 7 से अधिक हो गया क्षारीय मिल गया, 7 से कम हुआ तो अम्लीय मिल गई। तो ये सारी चीजें अब हम इस चैप्टर के अंदर पूरा कवर करेंगे, सब कुछ समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारी सूचक। सूचक क्या होता है मैंने बता दिया ना, जो अम्ल और क्षार की पहचान कराता है उसे हम सूचक कहते हैं, है ना। यही लिख दिए हम सबसे पहले सूचक, है ना, ध्यान से पूरा लिखना है ना। सूचक, सूचक को इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं। सूचक जो अम्ल तथा क्षार की पहचान कराता है, अब पहचान कैसे कराता है, पहचान स्वाद से कराएगा ना, है ना, स्वादिष्ट तो कराएगा कि भैया खट्टा है कि मीठा है या कैसा है, ये तो स्वाद ही बताएगा ना। स्वाद से पहचान कराता है उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। सूचक में निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं, कई क्रियाएं होती हैं, लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है कि ये लिटमस क्या होता है ना। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, जो पढ़े होगे ना, है ना, नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल लिटमस को नीले, ये लिटमस है क्या, है ना। तो इसमें इसकी निम्नलिखित क्रियाएं हैं, इसमें निम्नलिखित क्रियाएं हैं। देखिए अब वही चीज मैंने लिख दिया है कि सूचक क्या होता है, जो अम्ल तथा क्षार की पहचान कराता है। या देखो कई किताबों में कई जगह पर अलग अलग बात बताई गई है कि अम्ल तथा क्षार में भिन्न 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 प्रक्रियाएं बताते हैं, या अम्ल तथा क्षार की भिन्न भिन्न बातें बताते हैं। ये सब अलग, मतलब सब वही बात है ना, तुम्हें समझना है। तो कहने का मतलब जो अम्ल तथा क्षार की पहचान कराता है, सही से खुद ही सोचो, इंडिकेटर इंडिकेट करता है, जिसे कहते नहीं कि गाड़ी का तुम इंडिकेटर नहीं लगाया कि दाएं जा रहे हो कि बाएं जा रहे हो, है ना। इंडिकेटर, इंडिकेट मतलब इंडिकेट कर रहा है ना, सूचक कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो ये इंडिकेट किसका इंडिकेट करेगा भाई, स्वादवक तो इंडिकेट करेगा, है ना। तो वही है ना। तो इनमें निम्नलिखित क्रियाएं होती है, कौन कौन सी होती है, पहले मैंने ये बता दिया। लिटमस, लिटमस क्या करता है, इसका इसका प्राकृतिक रंग बैगनी होता है, जो लाइकेन 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 को थैलेफाइटा भी कहा जाता है ना। ये ध्यान देना, थैलोफाइटा से प्राप्त किया जाता है, जो लाइकेन से प्राप्त होता है। क्या ये, इसका प्राकृतिक रंग बैगनी होता है ना। क्या लिटमस का, लिटमस का प्राकृतिक रंग बैगनी होता है, जो यानी लिटमस कहां से प्राप्त होता है, लाइकेन या थैलोफाइटा से प्राप्त होता है। ये क्षारीय में, मतलब क्षारीय विलयन में लाल से नीला हो जाता है, क्षारीय में लाल से नीला हो जाता है, और अम्ल में, अम्लीय में नीला से लाल हो जाता है। कई बार ध्यान देना, ये बहुत बार पूछा जाता है, नीले लिटमस को कौन लाल कर देता है, नीले को लाल कर देता है अम्लीय, और लाल से नीला हो जाता है क्षारीय। ध्यान देना, बहुत आती है बोर्ड एग्जाम में, समझ लेना, है ना। फिर इसके बाद आ जाओ मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज क्या करता है, पहली बात तो मेथिल ऑरेंज ये अम्लीय विलयन में लाल होता है तथा क्षारीय विलयन में पीला होता है ना, मेथिल ऑरेंज। और मेथिल ऑरेंज, बस यही बात है ना, मेथिल ऑरेंज क्या होता है, ये अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में पीला होता है। और ये मेथिल ऑरेंज है क्या, ये संश्लेषित सूचक है, संश्लेषित सूचक। अभी सूचक के प्रकार जब बताते हैं ना, तो उसमें संश्लेषित सूचक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन से, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक, है ना। तो ध्यान देना, थोड़ा सर्दी हो गई है, समझ गए ना। फिर उसके बाद फिनाल्फिलीन, फिनाल्फिलीन क्या होता है, ये अम्लीय विलयन में रंगहीन तथा क्षारीय विलयन में गुलाबी होता है, फिनाल्फिलीन, है ना। और नोट करके मैंने यहाँ लिख भी दिया है, मेथिल आयरन तथा फिनाल्फिलीन ये दोनों संश्लेषित सूचक होते हैं। देखो मेथिल आयरन तथा फिनाल्फिलीन दोनों संश्लेषित सूचक होते हैं, है ना, समझ गए इस बात को। फिर इसके बाद सुगंधित सूचक, सुगंधित कुछ सूचक ऐसे हैं जिसमें सुगंध आती है, या कहा जाए बदबू आती है, या जो भी, मतलब उसमें कोई ना कोई एक स्मेल रहती है ना। तो वही क्या कहलाती है, सुगंधित सूचक, है ना। ये क्या करती है, ये अम्लीय तथा क्षारीय का मिश्रण होता है ना। अम्लीय क्षारीय, अगर क्षारीय अकेले किसी विलयन में मिलाते हैं उसमें कौनो गंध नहीं आती, है ना। देखिए प्याज के रस में अगर क्षार मिलाने पर सुगंध नहीं आती,
क्षार के कौनों में भी अगर क्षार मिला दो तो गंधोए नहीं है, सुगंधोए नहीं आएगी, है ना। और उसमें कोनो अम्लीय मिला दो तो जौन बदबू करेगी, तो वहां रुक नहीं पाओगी थोड़ा से भी, है ना। सारी चीजें समझ गए ना। अब कौन कौन सी क्षार होती है, कौन कौन सी अम्ल, ये भी लिख दे रहा हूं पूरा, फिर सब समझ जाओगे। बस इसको यहीं तक समझने के लिए बस करो, क्योंकि ये तो यहीं तक पूछा जाएगा। जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने वाली है वही मैं बता रहा हूं। समझ गए ना इस बात को, है ना। चलिए इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं। देखिए अब वही चीज, अब सूचक के प्रकार, सूचक दो प्रकार के होते हैं ना, मैंने अभी बता दिया। सूचक दो प्रकार के कौन कौन, पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। तो प्राकृतिक सूचक क्या होता है, जो प्रकृति में जो भगवान द्वारा बनाया गया, जो भगवान ने खुद बनाया है, जैसे जो उगाया उगता है, जो भगवान की देन से उगता है, वो हमारा प्राकृतिक सूचक होता है। और जो प्रयोगशाला में बनाई जाती है उसे हम संश्लेषित या कृत्रिम सूचक कहते हैं, है ना। ये जैसे जैसे ये हो गई प्राकृतिक सूचक में, हल्दी हो गई, लिटमस हो गई, लाल पत्ता गोभी हो गई, ये जितने भी आंवला हो गए, ये सब कहाँ होते हैं, ये प्राकृतिक सूचक हैं, है ना। और फिर उसके बाद आइए कृत्रिम सूचक, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनाइलफ्थलीन, ये अभी जितना बताया, ये सारे आदि जितने भी होते हैं कृत्रिम सूचक हैं, है ना। इसको पूरी तरह समझ गए हो। अगर मान लेते हैं कि डिफिनीशन में कहीं दिक्कत हो रही है, तो हमारे जो लेक्चर मैंने पूरा स्पेशल पढ़ाया है वहां पर देख सकते हो, है ना। फिलहाल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो है, जो डाउट्स हैं जो आने वाली हैं, बस वही बता रहा हूँ कि यही आएगी, बस यही रट लो, और तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है ना। बस यही जैसे बता रहा हूँ शॉर्ट में, बस यही कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। इतनी बात, इसको समझ गए। अब इसके बाद हम देखते हैं अम्ल। अम्ल क्या होता है, देखो जो स्वाद में खट्टा होता है अम्ल होता है ना। और जो जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, या सीएल, है ना, मतलब जितने भी हैं ये सारी चीजें अम्ल होती है ना, है ना। एक बार अम्ल को हम लिख दें, है ना, इसको मिटा दें। देखिए अम्ल क्या होता है, मैंने बता दिया ना कि अम्ल क्या होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है, तथा एक बात ध्यान देना, जो स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और मैंने एक बात और बता दिया, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है। इसका पीएच मान 7 से कम ही होगा हर हाल में, है ना। तो जो अम्लीय होगा वो 7 से कम होगा, है ना। और एक बात ध्यान देना, ये जलीय विलयन में टूटकर हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे जैसे HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल है ना, तो ये जब जलीय विलयन किया जाएगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, है ना। H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, तो ये हाइड्रोजन अलग और SO4 अलग, है ना। ये बात ध्यान देना। और कुछ सूत्र हैं जो तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे जैसे सिरका का सूत्र क्या होता है, सिरका का सूत्र मैंने बता दिया था, में एथेनोइक अम्ल, है ना, एथेनोइक अम्ल, या इसी को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल में सब कुछ समझा दिया था तुम्हें, अगर ना समझो तो एक बार फिर वहां जाकर सब कुछ समझ लेना। अम्ल वहीं से आता है, एसिटिक अम्ल से ही आता है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल सब कुछ कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही ये सब कुछ प्राप्त होता है ना। ये बात ध्यान दे लेना। फिर आइए देखते हैं सिरका का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, है ना। और फिर इसके बाद सभी खट्टे फलों में क्या होती है, सिट्रिक अम्ल होती है, सभी खट्टे फल में। अब जैसे कुछ अब बचे हैं, जैसे मान लो इमली में तो नहीं पाई जाती है ना, इसलिए इमली को यहाँ लिख दिया हूं, है ना। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है ना। टमाटर है, टमाटर में नहीं पाया जाएगा क्योंकि टमाटर भी फल में आता है ना। तो टमाटर को मैंने यहाँ लिख दिया गैलिक अम्ल, है ना। लेकिन जो बचे हैं जो नहीं लिखा हूं, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है ना, तो तुम जान लो सभी फलों में सिट्रिक अम्ल पाए ही जाते हैं, है ना। ये नहीं है कि जैसे ये इमली है तो टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है, उसमें सिट्रिक अम्ल भी कुछ पाया जाता है ना। ये बात ध्यान दे लेना, समझ गया इस बात को, है ना। सभी खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र C6H8O7 होता है ना। फिर इसके बाद इमली में टार्टरिक अम्ल C4H6O6, है ना। फिर उसके बाद चींटी के डंक में, चींटी का डंक मैंने बता दिया था ना, जब फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है कि HCOOH, है ना, यही तो होता है। या तुम इसी को कर सकते हो CH2O2, है ना। देखो एक दो दो हाइड्रोजन, एक दो दो ऑक्सीजन, है ना, लिख सकते हो ना। इसी तरह सारे सूत्र बने हैं, ये बात ध्यान दे लेना, ठीक है ना। और खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। एक बात और ध्यान देना, ये जो खनिज अम्ल होता है ना, ये जो जमीन से यानी मृदा से, जो मृदा के खनिजों से प्राप्त होती है ना, उसे ही हम खनिज अम्ल कहते हैं, है ना। इतनी बात समझ गए।
अम्ल में बस तुम्हें इतना ही देखना है ना, ये बात समझ गए। फिर आगे तो ये इस प्रक्रिया में हम बताते हैं कि जब अम्ल को क्षार से मिलाते हैं तब क्या होता है, जब क्षार को अम्ल से मिलाते हैं तब क्या होता है ना। ये तो वहां की बात है, तुम्हें यहाँ पर केवल यही इतना ध्यान देना, यही इतना समझ गया इस बात को, है ना। इसको जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं। चलो, है ना। चलो ये भैया, अब देखो क्षार या भस्म, क्षार या भस्म क्या होता है। भस्म वही क्षार को ही कहते हैं ना, इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं। इसको मैंने पहले बता दिया ना, ये क्या होता है, उदासीन कर देता है, या जिसको जिसके अंदर क्षारक के गुण पाए जाते हैं। क्षारक क्या होता है ना, बताया था ना, बताया ना। ये क्षारक क्या होता है, ये एल्किल्स, एल्किल्स इसकी अंग्रेजी होती है, ये है अंग्रेजी में एल्कलीज। एल्कलीज ये क्या होती है, क्षारक, है ना, यही तो होती है क्षारक, है ना, एल्कलीज, है ना। तो यही यही थोड़ा एल्कलीज, एल्कलीज, हाँ ठीक है ना, यही तो होती है। और ये करती क्या है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है ना। और ये एक खास बात है, जलीय विलय में ओएच आयन देती है, और वो हाइड्रोजन, देखो यही पहचान सीधा रख लो, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन आयन है, ओ सॉरी, कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। जो हाइड्रोजन आयन दे वही अम्ल है, जो हाइड्रोक्साइड आयन दे यानी ओएच आयन दे वो क्या है, क्षार यानी भस्म है ना। इतनी बात समझ गए। फिर जैसे जैसे NaOH में Na अलग और OH अलग, है ना, ये OH आयन देगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद KOH में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम अलग, हाइड्रोक्साइड अलग, है ना। इसी को तो, यही तो है अपक्रिया, जो वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया, यही तो है वियोजन या अपघटन अपक्रिया, है ना। फिर इसके बाद EMgOH का होल ट्वाइस, तो EMg अलग और OH अलग, है ना, समझ गए इस बात को। तथा देखो एक चीज इसमें ध्यान देना, नोट में क्या है, जैसे पोटास एमाइड तथा सोडा लाइम, ये दोनों एक प्रबल क्षार होते हुए भी, ये प्रबल क्षार होते हुए भी हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं। ये बात ध्यान देना, ये बात समझना, है ना। प्रबल क्षार होते हुए भी, यहाँ लिख दिया प्रबल क्षार होते हुए भी, यहाँ होते हुए भी, है ना, प्रबल क्षार होते हुए भी हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देते हैं, समझ गया इस बात को। फिर इसके बाद देखिए ये क्षारक होती क्या है, क्षारक को एक बार मैंने लिखवा दिया था ना, बस ये ध्यान देना, बस यहाँ बस तुम्हें समझना है, जो बिना रासायनिक अभिक्रिया के जल में घुल जाता है, बस यही इतना करना, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें दमदार नंबर पाने में, है ना। जो बिना रासायनिक अभिक्रिया में जल में घुल जाता है, या तथा सभी भस्म, एक चीज ध्यान देना, सभी जो भस्म यानी सभी जो क्षार हैं ये क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जैसे जैसे CuO, ZnO और FeO, ये जल में तो घुलनशील होते हैं, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देते हैं, समझ गए इस बात को, है ना, पूरी तरह समझ गए। बस इसके बाद हम क्षार और अम्ल और क्षार के गुण बता दें, ये किसके साथ क्या क्रिया करती है, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम आगे बताएं। चलिए अब देखते हैं, देखो अब समझते हैं अम्ल से के गुण। अम्ल के गुण क्या क्या होते हैं, जब अम्ल धातुओं से क्रिया करती है तब क्या होता है, जब धात्विक गुणों से क्रिया करती है तब क्या होता है। तो ये सारी चीज, जब अम्ल धातु से क्रिया करती है तब, जब अम्लों की धातुओं से क्रिया होती है तब क्या होता है, जब धातु अम्लों से क्रिया करती है तो धातु लवण तथा हाइड्रोजन प्राप्त होता है। जब धातु अम्ल से क्रिया करती है तो धातु लवण तथा हाइड्रोजन प्राप्त होता है। जैसे Mg धातु है ना, मैग्नीशियम धातु है ना, और तनु अम्ल है ना, कल H2SO4, है ना, जब इसकी क्रिया होगी तो MgSO4 प्लस H2, है ना। यही तो एक बताया था, यही तो विस्थापन अभिक्रिया भी है ना। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब, है ना, उसको वहां तक समझा दिया था ना। देखो ये विस्थापन अभिक्रिया भी है ना, यहाँ वाला उठ के यहाँ चला आया, है ना। फिलहाल ये तो अलग की बात है ना, ये समझ गए। फिर इसके बाद जब अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया होती है, जब धात्विक ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया होती है तो धात्विक लवण तथा जल प्राप्त होता है। डिफिनीशन अपने आप बना लोगे ना इसी तरह। कैसे, देखो पहले इसको देख लो, जब धातु की तनु अम्ल से क्रिया होती है तो धातु लवण तथा हाइड्रोजन प्राप्त होता है। इसकी क्या करोगे, जब धात्विक ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया होती है तो धात्विक लवण तथा जल प्राप्त होता है।
है। और फिर अम्लों की धात्विक हाइड्रोक्साइड से क्रिया क्या होगी? जब धात्विक हाइड्रोक्साइड की अम्ल से क्रिया होती है तो धात्विक लवण तथा जल प्राप्त होता है ना। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, है ना, समझ गए ना पूरी तरह, है ना। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर यही इतना गुण धातु क्षार चलिए अब देखते हैं कि क्षारों के गुण, यानी क्षार के गुण कैसे होते हैं। जब क्षार को अम्ल से क्रिया कराते हैं तो, जब क्षार की अम्ल से क्रिया होती है तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। कैसे? जब CaO प्लस 2HCl को की क्रिया होगी तो CaCl2 प्लस जल H2O प्राप्त होगा, है ना। डिफिनीशन ऐसे ही अपने आप बनाओ मस्त तरीके से, दमदार तरीके से, है ना। बल्ले बल्ले बन के बनाओ भैया, बल्ले 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 बल्ले, है ना। बस इसी तरह फिर क्षार की अपक्रिया ऑक्साइड से हो, जब क्षार की अम्लीय ऑक्साइड से क्रिया होती है, जब क्षार को अम्लीय ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। जैसे NaOH CO2 को Na2CO3 प्लस H2O, है ना। ये बात ध्यान दो। जब क्षार को गर्म करते हैं तो, बहुत बार पूछी गई है, क्या होगा जब क्षार को गर्म करते हैं तो, जब क्षार को गर्म करते हैं तो तो धात्विक ऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। जैसे जब धात्विक हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो धात्विक ऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। जैसे CaOH का होल ट्वाइस को जब गर्म करेंगे यानी उष्मा देंगे तो CaO प्लस H2O प्राप्त होगा। इतनी बात समझ गए। अब एक बात ये उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है। देखो मैंने बता दिया ना, उदासीनीकरण अपक्रिया वही होती है जिसमें ना तो अम्लीय होगा, ना क्षारीय होगा, ना कोनो स्वादवय नहीं होगा, है ना। कौनो स्वादवय नहीं होगा तो क्या होगा, है ना, उदासीनीकरण अपक्रिया। समझ गए? तो उदासीनीकरण अपक्रिया, जब अम्ल को क्षार से क्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है ना। समझ गए इस बात को। जैसे NaOH प्लस HCl NaOH है ना, NaCl है ना। इतनी बात समझ गए, इतनी बात गांठ बांध लो, यही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में छप रही है भैया, है ना। यही तुम्हारी छप रही है और यही तुम्हारे लिए बल्ले बल्ले होने वाला है ना। जो दिल लगाकर पढ़ेगा उसकी तो बल्ले बल्ले, जो दिल लगाकर नहीं पढ़ेगा उसको तो कभी नहीं पड़ेगी पल्ले, है ना। तो जान लो भैया, अगर करना है तुम्हारा पूरा पढ़ना है पल्ले तो दिल लगाकर पढ़ ले, है ना। इस बात को ध्यान दे ले। फिर उसके बाद अब अगली हेडिंग हम देखते हैं पीएच मान। ये पीएच मान को समझना बहुत ज्यादा जरूरत है ना। अब देखते हैं पीएच मान और सोडियम क्लोराइड, इन सबको हम समझते हैं, है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।